केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस की परेड में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। परेड से पहले बीएसएफ विंग के स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव ने आसमान से सुरक्षा का जायजा लिया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जानी जाती है। यही वजह है कि सीमा से जब किसी अप्रिय घटना की सूचना आती है तो गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती। यही भरोसा रहता है कि हमारे बीएसएफ के जवान हैं, निपट लेंगे। अजय भारत का विश्वास 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में पैदा हुआ है। इसका पूरा का पूरा श्रेय सीमा पर खड़े जवानों को जाता है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं। 140 करोड़ लोगों के मन में पैदा हुआ है, उसका पूरा श्रेय सीमा पर खड़े हुए मेरे जवान को जाता है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं। आप ऐसा मत मानिए कि सीमा के हिस्से की आप सुरक्षा करते हैं, आप 40 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 10 दिसंबर तक रूस की यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलाउसोव 10 दिसंबर को मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी, जिसमें सैन्य सहयोग और औद्योगिक साझेदारी शामिल है। इसके अलावा दोनों नेता वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। बनारस स्टेशन से झूसी स्टेशन तक रेल मार्ग का निरीक्षण किया। महाकुंभ हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी पहुंचेंगे। ऐसे में कुंभ के 45 दिनों में 13,000 से ज्यादा सर्विसेज चलेंगे। आगे बढ़िए, महाराष्ट्र का रुख करिए। महाराष्ट्र में विपक्षी विधायकों ने आज विधानसभा सत्र के दौरान विधायक पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बता दें कि शनिवार को महाविकास अघाड़ी विधायकों ने ईवीएम पर आरोप लगाए थे और सदन से वॉकआउट किया था। इसे लेकर डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने चुटकी ली। शिंदे ने कहा कि जो लोग कल विधानसभा से वॉकआउट कर रहे हैं, उन्होंने आज शपथ ली। उनका जो अभी झारखंड में चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी जी का चुनाव हुआ, कई लोगों का चुनाव हुआ, ये इधर का नांदेड़ बाई इलेक्शन का चुनाव हो गया, उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये सब जब उनकी जीत होती है तो ये ईवीएम अच्छी है, उनकी जीत होती है, उनके बाजू से निकाल होता है तो इलेक्शन कमीशन के निर्णय अच्छे होते हैं, उनके बाजू से अगर फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा होता है। अगर सही फैसला सुनाने के बाद तुरंत वो एजेंसी, वो यंत्रणा गलत हो जाती है, गलत उसको साबित किया जाता है। ये पिछले कई सालों से शुरू है, इसको भी बंद करना चाहिए रोना धोना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावी नतीजों पर अब शरद पवार ने सवाल उठाए। पवार ने कहा, यह सच है कि हम हार गए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट को लेकर लोगों में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है, बहुत नाराजगी है। पवार ने कोल्हापुर में कहा था कि चुनाव में राजनीतिक दलों को मिले वोटों और जीती गई सीटों की तुलना हैरान करने वाली। कांग्रेस को 80 लाख वोट मिले हैं और उसने 15 सीटें जीती हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 79 लाख वोट मिले हैं और वो 57 सीटों पर जीती। पवार ने कहा कि अजीत पवार की एनसीपी को 58 लाख वोट मिले हैं, उसने 41 सीटें जीती हैं, जबकि मेरी पार्टी यानी कि एनसीपी शरद पवार गुट जो है उसको 72 लाख वोट मिले हैं, वो सिर्फ 10 सीटों पर ही जीत मिली है उसे। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। वहीं शरद पवार के स्टेटमेंट पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वरिष्ठ नेता होने के नाते शरद पवार को देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश चलिए। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक मुंबई पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रयागराज महाकुंभ के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। इसके बाद ब्रजेश पाठक ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें भी महाकुंभ 2025 का औपचारिक निमंत्रण दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है और पार्टी ने अपने पहले 11 प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं।
आम आदमी पार्टी को लेकर दावा यह है कि इस चुनाव में करीब 20 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की धड़कन बढ़ गई है। इस बीच तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडे ने कुछ और काम करने की बात कही तो उनके समर्थक समझ गए कि पांडे का टिकट कट गया है और ये गुस्सा आपको भारी भी पड़ सकता है। दरअसल दिलीप पांडे का टिकट कटने की आशंकाओं के चलते उनके समर्थकों ने बगावती सुर छेड़ दिए। स्थिति ये हो गई है कि आम आदमी पार्टी की पूरी जो तिमारपुर विंग है, तिमारपुर विंग के ही सदस्यों ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इन कार्यकर्ताओं ने यह भी कह दिया है कि किसी भी नए संभावित उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कतई नहीं करने वाले हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जिस नोटिस के चलते यूपी कॉलेज में बवाल चल रहा है, अब छात्रों ने अधिवक्ता के जरिए वक्फ बोर्ड को ही नोटिस भेज दिया है। वक्फ बोर्ड को जारी नोटिस में छात्रों ने वाराणसी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का विवरण और दावे से संबंधित दस्तावेजों का विवरण 15 दिन में उपलब्ध कराने को कहा है। छात्रों ने उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के सहायक सचिव से 11 पॉइंट्स पर नोटिस देते हुए जानकारी मांगी। छात्रों ने पूछा है कि वक्फ बोर्ड ने बनारस की कितनी जमीनों पर अपना कब्जा दिखाया है, इससे संबंधित कागजात कहां हैं और शहर में कई स्थानों पर सड़कों पर मजार क्यों बनाकर अतिक्रमण किया गया है। पंजाब के 101 किसान आज दोपहर 12 बजे पैदल शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यहां पुलिस और किसानों के बीच बहस हुई। हरियाणा पुलिस ने किसानों से दिल्ली जाने की परमिशन मांगी। उनका कहना है कि बिना परमिशन के वो दिल्ली नहीं जा सकते। इसके बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इस पर हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके चलते किसानों को पीछे की तरफ लौटना पड़ा। करीब 1 घंटे बाद जब किसान दोबारा दीवार के पास पहुंचे तो आंसू गैस के गोले दागे गए। इसमें एक किसान घायल हुआ जो बठिंडा का रहने वाला है। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हमने 101 किसानों की लिस्ट जारी की है। उधर हरियाणा पुलिस का कहना है कि वो पहले ही किसानों की पहचान करेंगे और फिर उन्हें आगे जाने देंगे। वहीं इस दौरान पुलिसकर्मी किसानों पर फूल भी बरसाते हुए नजर आए। सीरिया के अपडेट भी आपको दे देते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। वहां से आ रही खबरों के मुताबिक सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए राष्ट्रपति की सत्ता को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बता दिया है कि सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। विद्रोही लड़ाकों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा है कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। इनमें ओलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शामिल हैं। सीरिया में हयात तहरीर अल शाम के साथ हाथ जो है सत्ता विद्रोहियों का राजधानी दमिश्क पर कब्जा राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार ने देश छोड़ दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर में हुए दोहा फोरम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने डॉलराइजेशन, रूस यूक्रेन वॉर, भूमध्य सागर और दुनिया भर में फैले तनाव पर बात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने बताया कि कैसे भारत रूस और यूक्रेन से सीधे बात कर रहा है और दोनों देशों को एक दूसरे के मैसेज पहुंचा रहा है। दोहा फोरम में डॉलराइजेशन के मुद्दे पर जयशंकर ने कहा कि हमने कभी इसकी वकालत नहीं की और फिलहाल ब्रिक्स करेंसी का कोई प्रस्ताव नहीं है। ब्रिक्स देश इसे लेकर अलग अलग रुख रखते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में ट्रेंड करने पर ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। ब्रिक्स में भारत, रूस और चीन समेत 9 देश शामिल हैं। ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के लिए, ये जो देश हैं उनके लिए ये पूरा समूह है और उनके लिए ये बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने आज फतेहगढ़ साहिब में 7वें दिन की सजा पूरी की। सुखबीर बादल ने सेवादारों का चोला पहन हाथ में जो बरछा था उसको पकड़ा और गले में जो तख्ती थी वो पहनी। इसके बाद सुखबीर बादल ने कीर्तन सरवन भी किया। वहीं 12 बजे के बाद उन्होंने लंगर में बर्तन भी साफ किए। इस दौरान सुखबीर बादल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। दरअसल बीते दिनों बादल पर गोल्डन टेम्पल में जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के बीच उसके ठीक सामने मौजूद एक मस्जिद इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है।
गृह मंत्रालय ने गहन जांच के बाद इस जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है। ये फैसला है हिंदू शक्ति संगठन की लगातार शिकायतों और 18 महीने की लंबी जांच के बाद आया है। ये विवादास्पद जमीन पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के पिता रुस्तम अली के नाम दर्ज थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद रुस्तम अली के परिवार के पाकिस्तान चले जाने पर उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया था। हालांकि इस जमीन पर कब्जा कर इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति दिखाकर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में 2 पुलिसकर्मियों के शव मिले हैं। दोनों को गोली लगी थी। एक पुलिसकर्मी घायल है। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आज सुबह उधमपुर जिला मुख्यालय में काली माता मंदिर के बाहर पुलिस वैन के अंदर पुलिसकर्मियों के गोलियों से छलनी शव पड़े मिले। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस का एक दल घटनास्थल पर पहुंचा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया। चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर अमेरिका में बैन लगना लगभग तय हो गया। कोर्ट ने टिकटॉक को 19 जनवरी तक अपनी जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस उसकी हिस्सेदारी बेचने के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐप को अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा। यूएस की एक फेडरल कोर्ट ने ऐप की फ्री स्पीच वाली अपील को खारिज कर दिया है। 3 जजों के बेंच ने सुनवाई करते हुए बाइट डांस के आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका का कोई भी कानून किसी भी तरह फ्री स्पीच को नहीं रोकता है। राजस्थान के राजसमंद में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां के चारभुजा थाना इलाके के देसूरी की नाल में स्कूली बच्चों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में 3 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 62 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन, पुलिस प्रशासन और बच्चों के परिजनों में अफरा तफरी मच गई। घायल बच्चों को स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे की शिकार हुई बस बच्चों को पिकनिक पर ले जा रही थी। आमेट के राछेटी महात्मा गांधी स्कूल के बच्चे सुबह सुबह परशुराम महादेव जा रहे थे। बस में कुल 65 बच्चे सवार थे। उसी दौरान करीब 10 बजे देसूरी नाल में पंजाब मोड़ के पास बस बेकाबू होकर और पलट गई। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई। गाड़ी सवार पति पत्नी को कार की बॉडी काटकर बाहर निकाला गया। हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि जो पति है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना तिवारीगंज के पास सुबह हुई थी। पति पत्नी स्कॉर्पियो से गोरखपुर से वापस लखनऊ लौट रहे थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक्सीडेंट करने वाले ट्रक की पहचान की जा रही है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा द रूल की रफ्तार तीसरे दिन फिर तेज हो गई। फिल्म के पहले पार्ट की तरह ही ये सीक्वल भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के लिए अलग ही एक्साइटमेंट नजर आ रही है। भारत में तो फिल्म धमाल मचा ही रही है, लेकिन इसके साथ ही विदेशों में भी इस फिल्म का क्रेज देखने को मिल रहा है। भारत में पुष्पा 2 की कमाई का आंकड़ा 400 करोड़ के करीब पहुंच गया है। वहीं विदेशों में भी जमकर कमाई हो रही है। जम्मू कश्मीर के जो जिला में देर रात तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज रात को पारा -25 डिग्री सेल्सियस और सोमवार रात को 29 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है, -29 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान पिछली रात -0.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि दिसंबर का पहला हफ्ता खत्म होने के बाद भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दी की चुभन महसूस नहीं हो रही है। ज़्यादातर शहरों में दिन का तापमान 25 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जबकि इस समय तक इन इलाकों का तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जय शाह के जाने के बाद खाली पड़े सचिव के पद को फिलहाल भर लिया गया है। पिछले 5 साल से बीसीसीआई के सचिव रहे जय शाह ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन का पद संभाला था। जय शाह के बीसीसीआई को छोड़कर आईसीसी में जाने के चलते सचिव का पद खाली हो गया था, जिस पर अब नियुक्ति हो गई है। बोर्ड में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात देवजीत साइकिया को ही फिलहाल कार्यवाहक सचिव बनाया गया है। उन्होंने हाल ही में आईसीसी की मीटिंग में भी हिस्सा लिया था, जिसमें जय शाह ने चेयरमैन का पद संभाला था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच जो है वो खेला जाएगा एडिलेड के ओवल मैदान पर। इस मुकाबले में टीम इंडिया को 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है।
सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला गया था, जहां टीम इंडिया ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलियाई टीम पलटवार करने में कामयाब रही। इस मुकाबले के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल भी पूरी तरह से बदल गई है। पिछला टेस्ट जीतकर नंबर 1 बनी टीम इंडिया से अब ये ताज छिन गया है। सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाने वाला है।